हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे और मस्ती मजे के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा मोड़ा कर रहे होगे। बेटा, मेरा नाम है विवेक और आज के इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। अच्छा, आज के इस क्लास में ना बेटा हम क्या कवर करने वाले हैं, इस चैप्टर का कूलम्स लॉ तक का पाठ हम कवर करने वाले हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, कहाँ से चैप्टर है, ये सब हम कवर करने वाले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आज का क्लास उन बच्चों के लिए है जो केवल 12th की बोर्ड प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, जो 12th की बोर्ड के साथ साथ जेई का या नीट का भी तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब टॉपिक तो कवर हो रहा होगा जो बोर्ड्स के रिलेटेड है। साथ साथ कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं इस क्लास में, ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल पाए, ताकि आप कंप्लीट प्रैक्टिस भी कर पाओ इस क्लास के बाद कूलम्स लॉ वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये चैप्टर आया कहां से ये समझते हैं। बेटा देखो, ये चैप्टर ना आया अपना फिजिक्स का वो पार्ट जो चैप्टर को कवर करता है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है सर, नाम से ही साफ है। इलेक्ट्रो देखो नाम से बना, इलेक्ट्रोस्टैट्स का बना इलेक्ट्रो और स्टैट्स। इलेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है ना बेटा चार्ज, क्या होता है, चार्ज। ठीक है। स्टैट्स मतलब क्या होता है, स्टैट्स मतलब रेस्ट, स्टैटिक्स मतलब क्या होगा, रेस्ट। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसी का पूरा पार्ट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 जो है ना, चैप्टर नंबर 1 और 2, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कहते हैं हम लोग क्या, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसका वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में रुका हुआ रखा हुआ, तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है क्लास 12 का, इसके अंदर हम जो भी कुछ पढ़ रहे होंगे, चार्ज कैसा होगा बेटा, चार्ज बिल्कुल रेस्ट पे होगा, स्टेबल होगा, रुका हुआ रहेगा, है ना, क्या रुका हुआ रहेगा चाहेगा वो। ठीक है, चलो आइए, अब यहाँ पर बात किया हमने कि हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है जो कि रुका हुआ है। बट सर ये चार्ज क्या होता है, अब ये चार्ज ये हम आप सब समझते हैं ना, बट ये सर होता क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हो क्या आप, एक डिफिनेशन कर सकते हो क्या, डिफिनेशन दे सकते हो क्या चार्ज का। ये अगर हम सोचे ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। चार्ज मतलब ऐसा दो चीज अगर सेम होगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये हम पढ़ते हुए बचपन से आ रहे हैं। इसको डिफाइन कैसे करें सर, डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, चार्ज का डिफिनेशन देखो क्या होता है। चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज द प्रॉपर्टी of a substance due to which it responds to electromagnetic waves। बेसिकली तुम ये समझो, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो थोड़ा बहुत हाई लेवल बात होगी, मैंने टेक्निकल डेफिनेशन लिखवाया है। आप बेसिकली ये समझिए, चार्ज ना क्या है, किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर का गुण है, जिसके कारणवश वो अपने जैसे दूसरे सब्सटेंस को रिपेल करता है और अपने से अपोजिट को अट्रैक्ट करता है। ऐसा एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक गुण है। आप इतना समझ फिलहाल, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के अंदर तो हम समझेंगे इसको फ्यूचर में। फिलहाल समझ में आ रहा है ना, चार्ज क्या बेटा, एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी। अच्छा, तो चार्ज को मेजर किस में करते हैं, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट तुमने पढ़ा है ना, क्या है बेटा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। क्या है, कूलम। देखो बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आप साथ साथ चलोगे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, बड़ी बात नहीं है कुछ। हाँ, कुछ प्रीक्वेशन जरूर है इस चैप्टर को समझने के लिए और आगे। अगर मान लो कि आपने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी आपने, तो प्रीक्वेशन क्या है कि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए ना वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत, वेक्टर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर आपने तो नहीं ज्ञान है
तो आप वेक्टर वाले वीडियो को चेक कर सकते हो, मेरे डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना। और एक पार्ट है उसका वेक्टर का है, मैं और भी पार्ट अपलोड कर दूंगा वेक्टर का, न्यूमेरिकल वाला भी, तो जरूर चेक कर लेना, या फिर आप वेक्टर एक बार रिवाइज कर लेना जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो दैट इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक, चलो चार्ज समझ में आया क्या है? एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, इसके ऐसे है ना, चार्ज के टाइप भी होते हैं सॉरी, चार्ज के टाइप भी होते हैं ना बेटा। कितने टाइप होते हैं चार्ज के? कितने होते हैं? हाँ, दो टाइप होते हैं ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला क्या है बेटा? पहला क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या रहता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, दो तरह के चार्ज होते हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं चीजें, है ना? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव किसको बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव किसको बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, पॉजिटिव बोलेंगे इसको जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। कोई सब्सटेंस अगर पॉजिटिवली चार्ज है मतलब क्या, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। नेगेटिवली किसको बोलेंगे? जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट हो, राइट? तो कंपेरेटिवली से लिखते हैं हम। पॉजिटिव मतलब सब्सटेंस हैविंग डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, सब्सटेंस हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक बातें करी है मैंने, है ना? कोई दिक्कत होगा तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, चार्ज से कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी होता है जो बता दे रहे शुरुआत में, जो तुम सोच रहे थे शुरुआत में चार्ज का, जब मैंने डेफिनेशन पूछा था ना, तो जो सोच रहे थे वही, दो सेम चार्ज क्या करते हैं? अब रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ये तो सब प्रॉपर्टी हुआ ना बेटा, जिसका लक्षण है ना, प्रॉपर्टी हुआ। पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस repels each other, repels each other, and unlike charges attract each other, attracts each other, ठीक है? जो लाइक चार्ज रहेंगे वो दूर दूर भागेंगे, सेम रहेंगे तो नजदीक, सेम रहेंगे तो दूर दूर भागेंगे, है ना? और अपोजिट रहेंगे तो नजदीक नजदीक आएंगे, आपस में जुड़ना चाहेंगे, है ना? दूसरा, और क्या होता है? क्या तुम चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड से पढ़ते हो या चार्ज का डायरेक्शन भी होता है? क्या चार्ज का डायरेक्शन होता है? सोचना जरा एक बार। 5 कूलम चार्ज नॉर्थ में, ऐसा कुछ सुना है अभी तुमने? नहीं सुना ना? मतलब चार्ज कौन सा क्वांटिटी हुआ? स्केलर की वेक्टर। ऐसे क्वांटिटी जिसके केवल मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाते हैं? स्केलर ना। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर, क्योंकि इसके पास क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है ना बेटा? इसे, अच्छा, मान लो इस जगह बैठा हूं मैं, यहाँ पर एक चार्ज रख दूं, रूम को बंद कर दूं, एकदम आइसोलेट करके बंद कर दूं, कोई बाहर से ना आ सकता है ना कोई जा सकता है, ठीक है? और समय जाऊं, 1 साल के बाद आऊंगा मैं, तो क्या वो चार्ज वैसा का वैसा रखा मिलेगा? मिलेगा ना? कोई अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो सही रहेगा, या कुछ बढ़ घट जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना, ना घटेगा। चार्ज जैसा था वैसे ही रहेगा। मतलब चार्ज क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है सिस्टम के लिए? हमेशा कंजर्व रहेगा। कब तक? जब तक वो सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब कहीं बाहर से कोई इसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब कोई आएगा चार्ज, एक मान लो कोई आएगा बाहर से, कोई दूसरा चार्ज बॉडी लेके आएगा, तुम इसको ऐसे समझो ना कि यहाँ पर ना, इस रूम के अंदर ना, मैंने बहुत सारा सामान रख दिया है, खजाना छुपा दिया है, और एकदम रूम पैक है, कोई नहीं आ रहा, कोई आ भी नहीं सकता, और 1 साल बाद मैं आऊं, मुझे खजाना मिलेगा ना सेम सेम। लेकिन अगर कोई बीच में आ गया, किसी ने देख लिया, तो बचेगा खजाना?
कोई लेके जा भी सकता है और चला ही जाएगा, है ना, बचेगा नहीं अपने पास। तो क्या हुआ, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, कोई आ जा नहीं सकता है, तो क्या होगा, खजाना सेफ था, वैसे चार्ज भी सेफ रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। चार्ज इसलिए बोलता हूं मैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, ठीक है। और क्या होगा, मैं क्या करूं, एक चार्ज को लेकर मुट्ठी में दौड़ जाऊं, एक चार्ज को लेकर मुट्ठी में दौड़ जाऊं, तो क्या होगा, क्या उस चार्ज का वैल्यू चेंज होगा बेटा, एक चार्ज को लेकर तुम दौड़ जाओगे अगर, तो क्या उस चार्ज का वैल्यू चेंज होगा, नहीं सर, क्यों चेंज होगा, दौड़ रहे हो तो चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं चार्जेस इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, तुम लेके दौड़ जाओ, कूद जाओ, चार्ज का जो वैल्यू था वो वही रहेगा, ठीक है। तो चार्जेस इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट इन नेचर, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ मूविंग, स्पीड पे डिपेंड चार्ज, ठीक है, ठीक है। और देखिए, अगर कोई एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी ऐसा रहा, ठीक, दूसरा बॉडी ऐसा रहा, मैं बोल रहा हूँ, समझना है आपको, मैं बोल रहा हूँ बॉडी नंबर ए, बॉडी नंबर बी, बॉडी नंबर ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया, बॉडी नंबर सी पे गया, ठीक, इससे फाइनली क्या आएगा, इस बॉडी नंबर बी पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अब ये पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इनिशियली क्या था, जो मास ऑफ ए था ना इनिशियली, और मास ऑफ बी था, इनिशियली मास ऑफ ए और मास ऑफ बी क्या था, इनिशियली मान लेते हैं मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी था, चार्ज ट्रांसफर होने के पहले। लेकिन अब क्या हुआ, ए ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पे चला गया, तो क्या अब भी मास सेम होगा, क्या अब भी दोनों का मास सेम होगा, नहीं, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा बेटा, सोचो जरा, अबे एक इलेक्ट्रॉन गया ना ऐसे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना कुछ, कितना कितना होता है अंकल, 1.6 10⁻⁻27 kg, याद है, होता है ना मास, इतना मास तो ट्रांसफर हो गया ना, मतलब ए ने थोड़ा सा ही मास लेकिन लूज तो किया है। तो चार्ज क्या होता है, मास के साथ एसोसिएटेड होता है, अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ तो मास ट्रांसफर होना तय, मास ट्रांसफर होना तय है। लेकिन इसका उल्टा, लेकिन इसका उल्टा, मान लो तुमने 1 kg चावल आया और 1 kg में से 200 ग्राम दान कर दिया, 1 kg में से 200 ग्राम दान कर दिया, अब तुम्हें कितना बचा, 800 ग्राम बचा, 800 ग्राम बचा। अब तूने जो दान किया है 800 ग्राम, 200 ग्राम, तो ऐसा बोलेगा कि क्योंकि तूने मास दान किया है तो चार्ज भी दान हो गया है, नहीं ना, अबे मास के साथ चार्ज एसोसिएटेड रहे ऐसा जरूरी नहीं है। चावल तो इनिशियली न्यूट्रल था, मैंने माना था न्यूट्रल, ठीक है, इनिशियली क्या चावल था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, कोई चार्ज उसमें था नहीं, तूने बस मास डोनेट कर दिया, है ना, 20 ग्राम 200 ग्राम तूने जो भी था डोनेट कर दिया, 800 ग्राम तेरे पास बचा हुआ है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुमने चार्ज भी कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। तो चार्ज के साथ मास एसोसिएटेड है, लेकिन मास के साथ चार्ज ट्रांसफर ऐसा जरूरी नहीं है। बॉडी अगर चार्ज होता तो हम चार्ज बोलते कि ट्रांसफर हुआ, बॉडी चार्ज है ही नहीं तो कैसे ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर हो रहा है केवल, ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई बॉडी पर चार्ज है और ट्रांसफर होता है तो चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर होगा, तो लिख रहा हूँ मैं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा मास के साथ, बट मास इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड
विथ चार्ज। ठीक है, लेकिन मास हमेशा चार्ज से एसोसिएटेड नहीं है। ये रहा था। नेक्स्ट। अच्छा, कोई बॉडी ए से बॉडी पे चार्ज जाता है तो बोलते हैं ना, एक चार्ज गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया। तुमने कभी ऐसा सुना है 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन गया? ऐसा हो सकता है क्या? क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्या? ऐसा तुमने कभी सुना है अभी तक? नहीं सुना ना। मतलब क्या जाएगा, जब भी कोई बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाएगा तो एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, चार जाएगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पे जाएगा। कभी 1.5, 2.5, 5.6, 7.8 नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं चार्ज। क्या है, क्या होता है? क्वांटाइज्ड रहता है। कोई लिखा हूं, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब क्या? दैट इज, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ये हमेशा कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज परसेंट होगा। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो मैथमेटिकली बोलते हो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, वेयर क्या है? ई क्या होगा? ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है उसका वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। एन क्या है? इंटीजर है, 1 2 3 इस तरीके से। क्यू क्या है? चार्ज है बेटा, इन कूलम। ठीक है, मैंने बोला चार्ज कहीं भी ट्रांसफर होगा तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, 1.5 टू 1.5 नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? देखो, ये सही लिखा मैंने, Q इज इक्वल टू एन। Q इज इक्वल टू एन मतलब जो चार्ज है वो नंबर, एन इज नंबर ऑफ इंटीजर, ई इज द चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ट्रांसफर होता है। इसे कुछ सवाल कर लेते हैं, एक समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। यहाँ तक बात सही है। चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, कहीं किसी पॉइंट पर कस्ट रह गया हो कमेंट डाल देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट। अच्छा, सवाल देखो। एक सवाल है मेरे पास इसके लिए, इसके रिलेटेड। क्या है सवाल भाई? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है मेरे से। पहले लिखो गिवन, यह दिखा रखा है वन कूलम चार्ज मतलब क्या, क्यू दिया रखा है ना, वन कूलम। पूछ क्या रहा है? एन इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है ना, है ना? क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन टी होता है। क्यू की जगह क्या रखोगे, वन रखोगे यहाँ पर। एन निकालना है अपने को। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ये वाला, है ना? ऐसा होगा। देयरफॉर एन कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे बेटा, ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब क्या है, निकल के आया एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एन इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा कुछ आपने क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे होगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पढ़ाया गया होगा एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन। याद कर लो, एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पढ़ाया गया होगा। कहाँ से आया आपको समझ में आया? कहाँ से वो लिखा हुआ था पॉइंट, सब प्रूफ है। ठीक है, चलो एक और सवाल है, सब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे सवाल है का। देखो हम ऐसे ही करेंगे ना, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं क्लास में हम कर सकते हैं वो कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, मैं शीट में ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्या, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्या है सर? सवाल पढ़िए। सवाल दिया है, अच्छा तुम ना सवाल पढ़ के बस सोल्यूशन में देख लेना, पॉज करके ना ट्राई करना सॉल्व करने का, नहीं आएगा तो मत सॉल्व करेगा। ठीक है, चलो। Calculate the number of negative charge in 180 ग्राम ऑफ वाटर एंड हेंस कैलकुलेट टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया है पहले लिखो। पहले बोल रहा है आपके पास ना अमाउंट ऑफ वाटर दिया रखा है, मास ऑफ वाटर दिया रखा है कितना, 180 ग्राम ऑफ वाटर दिया रखा है, कितना, H2O दिया रखा है। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, निकालना है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या निकालना है पहले अपने को, एन निकालना है। एन कितना होगा ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है अपने को, कैलकुलेट टोटल नेगेटिव चार्ज, तो क्यू कितना होगा। ये एन भी निकालना है, क्यू भी निकालना है। सर कैसे निकाले? अरे बहुत सिंपल है सोल्यूशन।
मास दिया रखा है ना, अब थोड़ा सा ना केमिस्ट्री वाला याद करना पड़ेगा। क्या होता है केमिस्ट्री, याद है? क्लास 11 वाला केमिस्ट्री तो याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास बाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर। याद है? याद है वाला? यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। 180 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर एन बोल सकता हूं मैं, मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा मास इज 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इज 18, एवोगैड्रो नंबर इज इनटू 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 होता है, जहाँ तक मुझे याद है। सही है? काटो कितना आएगा? ये 10 आएगा। कितना आएगा? ऐसा कर दो 10 इंटू एन ए, 10 इंटू एन ए आ गया। सही है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, 10 टाइम्स ऑफ एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है? अब देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में अगर मैं बात करूं, क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन एटम होता है। दो हाइड्रोजन मतलब क्या? दो इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सब मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एन कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है? टोटल नंबर कितना आ गया? एक मॉलिक्यूल में, एक अगर एक एटम में आ गया, एक मॉलिक्यूल में आ गया, तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल वैसे वैसे इनटू ये करना पड़ेगा ना, कैपिटल एन। कितना आएगा? तो 10 इंटू 10 एन ए, कितना आएगा ये? 100 एन ए के बराबर आएगा। कि टोटल 180 ग्राम में इतने चार्जेस प्रेजेंट होंगे, 100 टाइम्स ऑफ एन चार्जेस प्रेजेंट होंगे, मतलब कितना होगा? 6.023 इंटू 10 रेज टू 25 चार्जेस प्रेजेंट होंगे, 25 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? और क्या पूछा आपसे? कैलकुलेट द नेगेटिव चार्ज, है ना? क्या लगा देंगे? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई लगा देंगे। सिंपल सा बात है ना, लाइक रोटेशन ऑफ चार्ज। एन कितना है? एन इज 6.023 इंटू 10 रेज टू 25 इंटू ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको 6 मान लूं तो 80 96 9.6 समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये? अप्रोक्स में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट होगा तो आ जाएगा 9.6 इंटू 10 रेज टू 19 25 तो हो जाएगा 6। अप्रोक्सीमेटली इतना कूलम चार्ज आएगा। ठीक है? मतलब इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6.023 को 1.6 से, तो अप्रोक्सीमेटली 9.6 कूलम के आसपास, 9.6 इंटू 10⁶ कूलम के आसपास चार्ज आता है। तरीका समझ में आएगा? देखो सवाल बहुत हार्ड लग रहा था, 180 ग्राम में कैसे, एन भी पूछ रहा है, क्यों भी पूछ रहा है। तरीका बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिया, एक मॉलिक्यूल में 10 चार्ज, तो 10 मॉलिक्यूल में 100 चार्जेस, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या नहीं, 10 इंटू एन निकाला था ना, तो 100 इंटू एन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। ठीक है? फिर वहां से हमने चार्ज का वैल्यू निकाल दिया। आगे आंसर बहुत सिंपल है। अब इसी के ऐसा मैंने दो क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिख रखा है होमवर्क में। ये शीट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम दिख रखा है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, और लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ये शीट मिल जाएगा वहां से आपको, और ये दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर टॉपिक के बाद, वो आपको ट्राई करना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कोई कष्ट हो बताओ। ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब बेटा होता है चार्ज, तो समझ में आ गया सर चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, बट ये चार्ज आता कैसे है, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना पड़ेगा। बहुत तरीके है, 5-6 तरीके होते हैं चार्ज को आने के। सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, आपने देखा होगा कई बार कि बचपन में खेलते भी होगे, ऐसे स्केल से रब करते होगे, ऐसे रब करके, और ऐसे कागज का होगा तो कागज से फट जाता है ना स्केल पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस स्केल पे क्या होता है, रब करने से बालों पे स्टैटिक चार्ज आता है ना। और आप जैसे ही उस पेपर के पास ले आओ तो उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है और वो आपस में अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या किया आपने, अपने स्केल पे चार्ज लाने के लिए क्या किया, इसको रब किया ना। रब करने से इस पे चार्ज आया ना स्केल पे, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। जैसे हम खेलते हैं ना बचपन से, या फिर बैलून को दीवार पर रब करोगे, बालों के पास लोगे तो बालों से खड़क से खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि बैलून पे चार्ज आ गया था। अब उस चार्ज के कारण जब तुम बाल के पास ले गए तो इंडक्शन कर उस पर भी चार्ज आया अपोजिट, और वो खड़ा हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से जो चार्ज करते हैं ना हम लोग, जिसमें हमको दो बॉडी को रब करना पड़ता है,
तो बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, वही लिखूंगा मैं, द मेथड इन विच द मेथड इन विच चार्ज इज इंड्यूस्ड चार्ज इज इंड्यूस्ड बाय चार्जेस ट्रांसफर कर, चार्जेस ट्रांसफर सही रहेगा, ट्रांसफर, क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे रब टुगेदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बात। दो बॉडी को रब करोगे चार्ज आएगा, उसको बोलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थोड़ा फास्ट हो गया। दो बॉडी को रब करोगे तो उसमें चार्ज आएगा, तो उस मेथड को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है देखो, कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप अगर लगातार तेज से चल के आ रहे हो और आपने स्पीड का आपका डोर लॉक है, आपने छुआ, कोई करंट दे थोड़ा कुछ, तो झटका लगा थोड़ा सा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ना स्टैटिकली चार्ज हो जाते हो कई बार ऐसे फ्लो पे चलते हुए। ठीक है, और उस चार्ज के कारण आप जब अनचार्ज बॉडी को टच करते हो तो आपसे उस डोर पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। और उस तरीके से जो चार्ज ट्रांसफर होता है ना, जहां पर एक बॉडी चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, जब ये कांटेक्ट में है तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज आना ट्रांसफर हो, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, ऐसा ऐसा मेथड, द मेथड इन विच, ऐसे करना, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड charge is transferred from a charged body, from one charged body to an uncharged body, uncharged body when they come in contact। ऐसा मतलब जहां पर एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज जाएगा, कब? जब वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे, बोलते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन, चार्जिंग ऑफ बाई कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, बरसात में ना, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में ना जब जब कोई बाहर बिजली चमक रही होती है तो हमें मना किया जाता है ना कि छत पे मोबाइल लेकर मत जाया करो, या छत पे बिजली चमके तो मत रहा करो। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि उस समय पे ना आसमान में बादल में कुछ स्टैटिक चार्जेस होते हैं जो कि डिस्चार्ज हो रहा होता है। किससे डिस्चार्ज हो रहा होता है? धरती माता हमारी बहुत अच्छी सी करे चार्ज की, चार्ज उनको बहुत पसंद है, बहुत बड़ा समुद्र है चार्ज का धरती माता खुद, कितना भी डाल दोगे तो निकालो फलक नहीं पड़ता है, धरती माता खींचना चाहती है चार्ज जब बादल बहुत नजदीक रहता है। अब उस केस में मान लो तुम्हारे ऊपर बादल बहुत नजदीक है जो चार्ज है, और तुम नजदीक आ गए उसको, तुम एक कंडक्टर, ठीक है, तुम पर क्या होता है ना, अब मान लो बादल पे है ना, बादल पे जनरली नेगेटिव चार्ज होते हैं, बादल पे नेगेटिव, नीचे में नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, तुम ऑटोमेटिकली अपोजिट चार्ज हो गए, तुम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा? करंट चार्ज का ट्रांसफर होगा और तुमको बिजली लगेगी। इस तरीके से जो होता है ना, जब ट्रांसफर चार्जेस बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, मतलब कोई एक चार्ज बॉडी है और कोई एक अनचार्ज बॉडी है। जब एक चार्ज बॉडी के नजदीक में अनचार्ज बॉडी को लाओगे, टच नहीं कराओगे, बस नजदीक लाओगे, सफिशिएंट नजदीक पे लाओगे दूरी पे, तो क्या होगा, उस अनचार्ज बॉडी पर ना इक्वल अपोजिट चार्ज ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है,
बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड दैट बॉडी। एटम के अंदर चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, इससे एक बॉडी पर एक साथ चार्ज आ जाता है। इस तरीके से चार्जिंग को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना दूंगा इसके लिए। इन दिस मेथड कैसे करूँ, सेम सेम है, बस यहाँ पर कंडक्शन में क्या था, कांटेक्ट हुआ था, इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना। वो प्रेस करो, कुछ तो फायदा उठाए हम टाइम बचाने के लिए, विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट, विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन, क्या कर लो इंड्यूस, क्या लिखा मैंने, इन दिस मेथड चार्ज इज इंड्यूस फ्रॉम वन चार्ज बॉडी टू एन टू एन अनदर टू एन अनचार्ज बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। मतलब कैसा, देखो मान लो ऐसा कोई बॉडी है, एक दूसरा बॉडी, इसको चार्ज मान लो, ठीक है, और ये अनचार्ज बॉडी है। जब ये नजदीक आया ना, इस पर क्या होगा, ऑटोमेटिक इसके जो एटम्स है ना, एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रीअरेंज करेंगे, और क्योंकि ये बहुत नजदीक आ चुका है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस साइड में ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम इसको धरती से जोड़ दोगे तो पॉजिटिव चला जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा, वो अलग बात। बट देखो एक साइड में चार्ज आ गया ना, आ गया ना चार्ज, इस तरीके से चार्ज आया ना दूसरे बॉडी पे, जो अनचार्ज बॉडी पे, उसको क्या बोलते हैं, मैं बताओ, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों आपने पढ़ रखा है, कुछ नया बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है फिर थर्मो आयनिक इमिशन। क्या होता है सर, सुनिएगा, जब किसी भी मेटल्स में, कि जब किसी भी एलिमेंट्स में ना, हम एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, कौन सा, हीट एनर्जी, नाम में क्या है, थर्मो आयनिक, मतलब हीट एनर्जी देते हैं, तो वहां उस एटम्स के, उस एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन्स जंप कर लेते हैं बाहर, कई बार बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण से उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब चूंकि इस पे हीट देने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, उस पर चार्ज आया, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मो आयनिक एमिशन बोलते हैं। जहां पर हीट दिया तो बाहर निकला ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए आयंस फॉर्म में बढ़ गया, आयन चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मो आयनिक एमिशन। इन दिस मेथड, दिस मेथड चार्ज, व्हाट इज चार्ज, अ बॉडी इज चार्ज ड्यू टू sufficient heat energy gained by it, gained by, ठीक है, ये सही है समझ। ऐसे ही एक होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये क्या होता है बेटा, इसको समझना, ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्या किया था, थर्मोडायनेमिक में हीट दिया था तो इलेक्ट्रॉन निकला था, और यहाँ पर अगर हम हीट की जगह क्या देंगे, एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर किसी एलिमेंट में लाइट मारेंगे ना, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एलिमेंट में चार्ज आया, किसी एलिमेंट पे लाइट मारोगे सफिशिएंट एनर्जी का, तो वहां से भी क्या देखा गया कि उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गए, उस पर चार्ज आ गया, उस तरह से चार्जिंग मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। तो बिल्कुल यही रहेगा, थोड़ा टाइम बचाते हैं हम लोग, है ना। इन दिस मेथड अ बॉडी इज चार्ज sufficient light energy emitted
ऑन इट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो बॉडी पर मतलब मान लीजिए समझाने के लिए बताऊँ, एक तो बना दी मैंने, कैसा एलिमेंट है, इस पर अगर तुम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी लगा रहे हो ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है, इसी कारण से इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से मेथड ऑफ चार्जिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नेक्स्ट लास्ट ये होता है बेटा फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन इसमें क्या होता है, इसको लिखवाऊंगा नहीं, मैं डायग्राम बनाता हूं इसके लिए। मान लीजिए ना, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुछ बहुत सारे चार्जेस का इफेक्ट है, बहुत सारे चार्जेस का इफेक्ट है, बहुत सारे चार्जेस है ना। एक चार्ज का एक रेंज होता है ना जहां तक वो अपना काम कर रहा होता है। अब एक चार्ज तुम्हारे घर पे रखा है, एक चार्ज मेरे घर पे रखा है, दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है क्योंकि दूरी बहुत है, क्योंकि हर चार्ज का एक रेंज है ना जिसपे वो काम करता है। तो एक ऐसा जगह लेता हूँ जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस का रेंज है, उस रेंज में मैं एक अनचार्ज बॉडी को रख दे रहा हूँ, एक अनचार्ज बॉडी को रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेंज है बहुत सारे चार्जेस का। उस रेंज को ना मैं आगे बताऊंगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं थियोरेटिकली, है, मैं बताऊंगा आगे। ये पूरा पूरा क्लैरिटी आपको आज नेक्स्ट वाले क्लास में मिल जाएगा, क्योंकि मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बता रहा हूँ तो यहीं पर लिख पाना भी चाह रहा हूँ, बाद में फिर अलग से नहीं लिखना पड़ेगा अपने को, एक जगह रहेगा आपके पास कलेक्टिवली। मतलब क्या है, ऐसा रेंज है, ये क्या बनाया मैंने, रेंज है, इसका नाम क्या दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम क्या दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा ना बाबू, जैसा कि आपका एक अनचार्ज बॉडी कुछ ऐसे जगहों पे रखा है जहां पर अलग अलग चार्जेस का रेंज है, तो क्या पाया गया, इस अनचार्ज बॉडी पे भी चार्ज आ गया। कैसे आ गया, इधर तरफ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा गया, इधर क्या दिखा गया बेटा, इधर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दिखा गया। तो इस तरीके से जो चार्जिंग हुआ ना बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड इमिशन। क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड इमिशन। बात क्लियर है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है, कोई दिक्कत होगा तो बता देना मुझे। कि फील्ड इमिशन तुमको और क्लैरिटी मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा ना और क्लैरिटी मिलेगा, टेंशन मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट आता है बेटा कूलम्ब्स लॉ। देखो जो भी कोई अगर दो चार्ज रखा है आपस में, दो चार्ज मान रखा है, बताता हूँ। मान लीजिए ना यहाँ पर कोई चार्ज Q1, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ये चार्ज जो है ना आपस में मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस d से सेपरेटेड है, कुछ डिस्टेंस d से सेपरेटेड है। तो क्या इन दोनों के बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब जब मैं दिखा रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ दोनों पर सेम चार्ज, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं दोनों पर सेम चार्ज है। अगर चार्ज सेम है तो ये Q1 जो है इस Q2 का धक्का मार रहा होगा इधर, और Q2 Q1 का धक्का मार रहा होगा। अरे रिपेल कर रहे होंगे ना, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। अब पॉजिटिव होता है अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स तो दोनों पे लग रहा होगा। इसी फोर्स ऑफ इंट्रक्शन को निकालने के लिए कूलम्ब साहब ने एक नियम दिया, जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्या था वो नियम, अब मैं लिखता हूँ। ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to square of distance between proportional to equal to proportional to product of product of charges and inversely proportional to square of distance between them। क्या बोला, देखो समझाता हूँ। तो उसने क्या बोला कि ये दो चार्जेस है ना,
तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन का। और यही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। अगर तुम इन दोनों को मिला देते हो बेटा, एक साथ लिखना चाहो, क्या लिखोगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, है ना। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हो बेटा तो एक नया कांस्टेंट लगता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जब मैंने इक्वल टू लगाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट आया, है ना। जहां पर वेयर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेयर, एक मिनट पीछे कर लो। वेयर आपका जो Q1 Q2 है चार्जेस है, आपका जो डी है वो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है। ठीक है, आपका जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई, तो ठीक है। कि जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये ई नॉट लिखा जो मैंने, इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़े उसको। ये कहलाता है क्या बेटा, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक मिनट बता रहा हूं मैं। इसका वैल्यू भी कुछ होता है, वैल्यू भी लिखो। इसका वैल्यू होता है बेटा 8.8 पाई इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसका वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। ठीक है, क्या होता है सर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा। चार्ज ये यहाँ पर Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है, बीच में कुछ तो मीडियम है, स्पेस है, स्पेस ऑल्सो मीडियम। अब बिकॉज बीच में कुछ मीडियम है, तो इस चार्ज Q1 का जो भी इफेक्ट आने वाला है Q2 पर, वो उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है। उस मीडियम पे कितना डिपेंड करता है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है, ये है एक्सटेंट उस मीडियम का जो कि एक चार्ज का इफेक्ट दूसरे तक पहुंचने दे रहा है। मतलब एक चार्ज का Q1 का कितना इफेक्ट Q2 तक पहुंच रहा है, इसका मेजरमेंट क्या है, उस मीडियम का, उसको कहलाता है परमिटिविटी। क्लियर है, एक चार्ज का कितना इफेक्ट दूसरे चार्ज तक पहुंच रहा है, सुना ध्यान से, एक चार्ज का कितना इफेक्ट दूसरे चार्ज तक पहुंच रहा है, इसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। मैंने लिखा है फ्री स्पेस, मतलब क्या होगा, वैक्यूम की बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ। परमिटिविटी क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है, ये है इट इज द एक्सटेंट टू विच द इफेक्ट ऑफ one charge is applying on another charge due to the present medium। ठीक है, टेक्निकली क्या बोलते हैं, दिस एक्सटेंट अप टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू मीडियम, बट इलेक्ट्रिकल पढ़ाया नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, जो समझा रहा हूँ वो समझो। ठीक है, एक चार्ज का कितना इफेक्ट दूसरे चार्ज तक पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट मीडियम, ये क्या कहलाता है, उस मीडियम का परमिटिविटी। फ्री स्पेस रहेगा, वैक्यूम रहेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम ना इसको शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए ना एक चीज कर लेते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे और कर ले भाई। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना बाबू, इसको सॉल्व करके पता है क्या आता है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करोगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इसको हम लोग बोलते हैं के भी, के से भी कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, कांस्टेंट के, कांस्टेंट है के, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखना कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देयरफॉर फोर्स का एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, के Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अपने लिए आसान, याद रखना आसान हो गया, है ना, अपने लिए याद रखना ये आसान हो गया। कैसे, क्योंकि के का वैल्यू हमको याद रहेगा, सब कुछ आसान रहेगा, सॉल्व करना आसान पड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट जो पढ़ा हुआ अप्लाई भी कर पाए ना। सवाल क्या है, सवाल है कि two charges of value q1 and q2, their value is separated by a distance of 10 meter, find the coulombic force of attraction between them। और एक बहुत सारा सवाल है, दो चार्ज का वैल्यू दे रखा है, देखो गिवन में दे रखा है q1 कितना है बेटा, 10 माइक्रोकूलम है, q2 कितना है बेटा, 20 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 10 मीटर है। तो पूछ रहा है आपसे दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, बताओ। आसान सवाल नहीं है। अभी हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू क्या, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। के कितना, 9 × 10⁻⁹ Q1 कितना 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 × 10⁻⁻6 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू Q2 कितना है, तो 20 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 हो गया बाई डी स्क्वायर। डी कितना है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, ठीक है, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 9 दूनी 18, 18 ये 6 6 12, हम से बढ़ जाएगा, इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। आ गया आंसर, सिंपल फॉर्मूला पढ़ी क्वेश्चन एकदम क्लियर है क्या, कूलम्ब्स लॉ क्लियर है, कूलम्ब्स लॉ देखो, फिर ये बताया और एक क्वेश्चन भी कराया, ये और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे हम। क्लियर है कूलम्ब्स लॉ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां भी हो पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में। आगे परमिटिविटी याद रखना, ठीक है, परमिटिविटी भी काम आएगा अपने को। क्लियर है क्या, अच्छा तुम ना मुझे एक चीज बताना, तुम 11th क्लास पढ़ के आ रहे हो, तो मुझे एक चीज बताना कमेंट सेक्शन में निकाल कर, नेट पे तो हर जगह अवेलेबल है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे निकाल कर बताना, नेट गूगल मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा ना, सीख पाओगे जो पूछ रहा हूँ। तो निकालना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितना होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो अगला एक और सवाल आपके पास आया है, क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ चार्जेस ईच बी डबल्ड एंड देयर सेपरेशन डिस्टेंस बी हाफ, देन हाउ द कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस गेट्स अफेक्टेड। अच्छा जी, क्या बोल रहा है कि दो चार्ज के का जो वैल्यू है ना, वो दोनों क्या हो जाए, डबल हो जाए। मतलब लेट अस सपोज दो चार्जेस है, लेट दो चार्जेस है Q1 Q2, एंड उसके बीच का सेपरेशन जो है ना, सेपरेशन जो है ना, डिस्टेंस वो क्या है, डी है। देयरफॉर मैं ऐसे जो फोर्स लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर पहला। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज भी डबल, हर एक चार्ज क्या करना है, वैल्यू डबल कर देना है, और डिस्टेंस को क्या करना है, सेपरेशन डिस्टेंस, देखो सेपरेशन डिस्टेंस भी हाफ, सेपरेशन डिस्टेंस क्या करना है, आधा कर देना है। उस कंडीशन में ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है कैसे इफेक्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, नाउ Q1 डैश क्या हो जाएगा, 2Q1 एंड Q2 डैश 2Q2 एंड कमा देते ना यहाँ पे, एंड डी 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 डैश क्या हो जाएगा, d/2 ना, हाफ बोला है, d/2 हाफ बोला है ना। देयरफॉर तो नया फोर्स F डैश है, क्या आएगा, के के Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाई डी डैश का स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, के इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व for कितना आएगा, 4×16 आ जाएगा, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर इंटू 16। देखो ना, डी 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 × 2 8, 8 × 2 16। देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर एफ डैश जो आ गया, क्या वो 16F के बराबर आ गया, है ना, 16F के बराबर आ गया ना। इसके F किसको माना था मैंने, एक Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर के, मतलब जो इफेक्ट है फोर्स का वो 16 गुना बढ़ जाएगा अगर तुमने चार्ज को डबल किया और सेपरेशन को आधा किया, ठीक है।
क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्या है, और सवाल है क्या अपने पास? अब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या होता है सर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? अभी क्वेश्चन और भी करेंगे, फिलोसफी और भी क्वेश्चन है, हम करेंगे अभी आज की क्लास में, ठीक है। ये क्या होता है सर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? देखिएगा, मान लीजिए ना, मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस, मेरे पास बहुत सारे चार्जेस चार्ज में, और बिकॉज ऑफ दैट ना, मुझे किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है टोटल। अब बहुत सारे चार्जेस हैं, उस बहुत सारे चार्जेस के कारण एक चार्ज पे फोर्स आ रहा होगा, सब लगा रहा होगा, उसे एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक इंडिविजुअल दो दो का पेयर बनाऊंगा जो उस चार्ज पे लगा रहा है, उसका वेक्टर एडिशन कर दूंगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये लिखा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ superposition, the force of interaction on a single charge या on a point charge due to other charges in multiple charge system will be equal to the vector addition of all the forces, all the individual forces acting on that point charge, taking two charge at a time। अब ये कुछ शायद बहुत लंबा हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन ले लो। एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे ले लेते चार्ज 2 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, यहाँ ले ले 1 कूलम, ठीक। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कितना, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ भी 60 डिग्री, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और पूछ रहा है तुमसे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पूछ रहा है, फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट ए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। जो चार्ज ए पर रखा हुआ है ना, उस पर नेट फोर्स पता लग रहा होगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर ऐसा कुछ चीज रहे ना जब मल्टीपल चार्ज सिस्टम हो और एक चार्ज पर निकालना हो आपको नेट फोर्स, तो क्या करोगे, इस पे फोर्स लगा कौन कौन रहा होगा तो चार्ज जो बी पे रखा है वो लगा रहा होगा, और चार्ज जो सी पे रखा है वो लगा रहा होगा। यहाँ तक तो कोई शक मुझे लगता नहीं होगा। जो चार्ज बी पे रखा होगा वो ए पे कितने फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि सेम सेम नेचर का है, ए पे कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। मैं चार्ज F1 मान लीजिए इसको, ठीक है। जो चार्ज सी पे रखा है वो कैसे लगा रहा होगा, इसने क्या लगा रहा होगा, इधर क्या लगा होगा, तो मानता हूँ मैं F2 मानता हूँ, ठीक। जो इस दोनों का रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स रहेगा ए पे। तो मैंने क्या करा देखो, मैंने करा कि ए पे जो लगा रहा था फोर्स लग रहा था, उसको निकालने के लिए मैंने दो चार्ज को लिया, एक बार ए बी लिया, एक बार ए से लिया, उन दोनों को दिखाया। अब उन दोनों का वैल्यू निकालूंगा, वेक्टर एडिशन करूंगा, जो रिजल्टेंट आएगा वही मेरा फोर्स का वैल्यू आएगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? तो दो चार्ज को पकड़ना है एक साथ, उसका फोर्स दिखाना है, फाइनली जितना भी फोर्स आ रहा है सबका वेक्टर एडिशन कर देना है, तो अपने आंसर को पा जाओगे। इस तरह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है क्या? देख, निकाल लो देयरफॉर सॉल्यूशन। अगर मैं F1 की बात करूँ, साइड देना पड़ेगा ना, साइड ले लो, मान लो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। मैं कैलकुलेशन से बचना चाह रहा हूँ बस, इसलिए आसान कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप कॉन्सेप्ट समझो।
तो F1 क्या होगा? F1 हो जाएगा बेटा K क्यू ए इंटू क्यू बी बाई बी का स्क्वायर। कितना होगा? K इज 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू ए इज 1 कूलम, क्यू बी इज 2 कूलम बाई डिस्टेंस इज 1 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? क्योंकि 18 गुने 10⁹ 9 न्यूटन आ गया ना। F1 बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? F2 निकालो। अच्छा, इन दोनों के बीच का कितना एंगल होगा? ये भी 60 डिग्री होगा ना ट्रायंगल में एंगल? 60 डिग्री होगा ना राइट एंगल, अच्छा इक्विलेटरल एंगल। F2 निकालो। F2 क्या होगा? जैसे K क्यू ए क्यू सी बाई टी स्क्वायर, पुट करो वैल्यू इसको, कितना होगा? तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू इज 1 कूलम, क्यू सी इज 4 कूलम बाई डी कितना? 1 का स्क्वायर। कितना होगा? 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन आएगा दूसरा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? देयरफॉर एफ नेट, इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट बेटा कहीं ये सब बीच में आएगा ना, कहीं ऐसा बीच में आएगा ना, ये आएगा ना रिजल्टेंट, ऐसा होगा ना बीच में। कैसा निकलेगा? वेक्टर लॉ से। क्या था? दो फोर्सेस, दो वेक्टर के रिजल्ट का सब कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, यही निकलता है ना, फॉर्मूला था अपने पास, निकाल दो, सिंपल है, अब तो हो जाएगा। F1 कितना है मैडम? F1 को सिलेक्ट कर ले, आसान हो जाएगा सॉल्व। ये 18 इंटू 10⁹ को ना, मान लो ये F है, ठीक है। तो ये जो 46 इंटू 10⁹ है, क्या हो जाएगा? ये 2F हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये F स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2F इंटू कॉस 60 डिग्री। कितना आएगा? सॉल्व करो, रूट ऑफ कितना आ जाएगा? ये एफ स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है बेटा? कॉस होता है 1/2, कितना हो गया? 2 हो गया, कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 4F स्क्वायर प्लस 7F स्क्वायर। देयरफॉर एफ नेट कितना हो जाएगा? तो रूट 7 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है। 4 5 तो हाँ ठीक है, कितना आएगा? देखो रूट 7 टाइम्स ऑफ 18 इंटू 10⁻⁹ समझ में आया कैसे लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? दो को लेना है, साथ में फोर्स दिखाना है, फाइनली क्या करना है आपको? उसका वेक्टर एडिशन करना है, एकदम सिंपल। देखोगे ना, अगर इसको आप, अगर वेक्टर आपको याद है ना, मैं वेक्टर ही कर रहा हूँ, बस ये फोर्स लिखने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा हूँ, मैं तो वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तुमको एक तरीके से। नहीं, तो कूलम्ब लॉ वेक्टर चाहिए कुछ, ठीक है। आगे तुम पढ़ोगे भी वेक्टर लॉ, कूलम्ब फॉर्म इन वेक्टर लॉ, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म तुम पढ़ोगे अभी थोड़ी देर के अंदर। यहाँ तक क्या, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल दिया था ना, चलो अब सवाल करना है। क्या है सवाल सर? चार्ज, आइए सॉल्व करते हैं। एक चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम शुड बी मैक्सिमम। कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन न्यू चार्ज q एंड q। अच्छा, बढ़िया सवाल ये, देखो क्या बोल रहा है कि कोई एक चार्ज q था, यहाँ देखो कोई एक चार्ज q था, ये चार्ज कैपिटल Q है, ये टूट के ना दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया, ठीक है। एक का भाग का अगर मान स्मॉल q है, तो दूसरे का क्या होगा? कुछ q माइनस q होगा बचा हुआ। ये इस तरीके से बता ना बाबू, ये दोनों इस तरीके से बता, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बन रहा होगा, इन दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा, दो चार्ज है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा, वो मैक्सिमम है। तो बहुत चाह है कि ये बताओ इस स्मॉल q का वैल्यू कितना है ना। थोड़ा सा मुझे लगता है सर ये कैसा सवाल आ गया, बट ठीक है, पेशेंस साथ करेंगे, आराम से जाएगा, आसान सवाल है। देखो कुछ नहीं करना इसके अंदर, इसमें ना क्या करेंगे हम, फोर्स लिखो। तो दो फोर्स जो लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, वो क्या लग रहा होगा? यहाँ से लेकर लगाएंगे। जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों न्यू पार्टिकल के बीच में, है ना, ये न्यू है ना, लग रहा होगा F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू बाई कुछ डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा ना।
ऐसा कुछ होगा ना, कुछ डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब बोला है ये इस तरीके से हुआ, चार्ज बटा चार्ज इस तरीके से बटा कि आपका फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तब क्या मैक्सिमम होना चाहिए, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये होना चाहिए अपना, क्यों, फोर्स ये तो मैक्सिमा का कंडीशन है। अगर आपको मैक्सिमा निकालना है तो मैक्सिमा के लिए क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, और जिसकी रिस्पेक्ट में निकालना है उसके टर्म में इक्वल टू जीरो करते हो। ये कंडीशन किसके लिए आया, ये तो मैक्सिमा का कंडीशन है। और मैक्सिमा क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो उसको फिर से। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ के क्यू क्यू माइनस क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, के बाई एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट निकालो, तो क्या बचेगा, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू। ठीक है, ऐसा होगा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, क्या होगा, के बाई के एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उधर जाएगा जीरो हो जाएगा। ये बचेगा क्यू क्यू इंटू डिफरेंशिएशन क्यू बचेगा माइनस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। और क्यू शुड बी इक्वल टू क्यू बाई टू। हाँ, आ गया ना, आ गया। ठीक, मतलब अगर एक चार्ज को तोड़ के तुमको बांटना है इस तरीके से कि दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहे, तो कैसे बांटना पड़ेगा, आधा आधा बांटना पड़ेगा। निकल के आया, तरीका समझ में आया। यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन लगा अपने को ना, डी एफ बाई डी टू जरूर। ठीक है, ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट, calculate the value of q in the given figure for which the system of charge will be in equilibrium। अब यहाँ पर एक दो चार्ज दिया रखा है कैपिटल, बीच में एक छोटा सा स्मॉल भी रख दिया। ठीक है, अभी कितना वैल्यू होगा ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। बहुत सिंपल सवाल ये भी देखो, अगर आपको सिस्टम चाहिए इक्विलिब्रियम पे, आप कैसे सोचोगे, आप ऐसे सोचो ना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा सर, जब नेट फोर्स जीरो हो तब होगा। कौन सा नेट फोर्स जीरो हो, किसी दो चार्ज के बीच नेट फोर्स जीरो हो। तो मतलब अगर मैं बात करूं कैपिटल क्यू, मतलब एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एफ नेट किस पे, पूरे सिस्टम पे। मैं एक बार ले लूंगा इंट्रोडक्शन, ये मान ले वन, ये मान ले टू, ये मान ले थ्री। मैं लूंगा एफ वन थ्री प्लस एफ वन टू अगर इक्वल टू जीरो आया, किसी एक चार्ज पर पकड़ लो ना, अगर किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है बाकी के चार्जेस के कारण, अगर वो उसका समेशन जीरो आया, एक चार्ज है वन पे लगने वाला, वन पे कौन फोर्स लगाएगा, टू लगाएगा और थ्री लगाएगा। अगर इसको जोड़ने पर जीरो आ रहा है तभी बोलेंगे ना कि इक्विलिब्रियम पर है ना। और ये क्वेश्चन बोला इक्विलिब्रियम पर है, इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा अपने को। और इस कंडीशन में क्या पूछ रहा है, स्मॉल क्यू कितना होगा, सॉल्व करो। एफ वन थ्री क्या लिखोगे, ए क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है बेटा दोनों के बीच का, टू आर है ना, तो क्या होगा टू आर का स्क्वायर, टू आर का होल स्क्वायर, प्लस एफ वन टू क्या लिखोगे, के क्यू क्यू डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला दोनों में से, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्यू बाई फोर बचेगा प्लस क्यू बाई बस क्यू बचेगा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। देयरफॉर क्या आ गया, क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर आ गया। मतलब अगर मुझे चाहिए ना कि सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, उस कंडीशन के लिए क्या चाहिए, ये स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या चाहिए, माइनस क्यू बाई फोर चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्या है, और सवाल है मेरे पास, वाह वाह। ठीक है, देखो जो भी सवाल दे रहा हूँ तो सब अच्छे से सवाल देकर आया हूँ। तो अगर इस सवाल पे ध्यान से समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए, मैं सोचने का तरीके को देखिए, सोल्यूशन देखिए, अभी आप सीख रहे हो तो हो सकता है आपका आंसर ना आ रहा हो, आपका आंसर गलत आ रहा हो, आप लेकिन ट्राई जरूर करो पॉज करके वीडियो को, नहीं हो तब देखो। बट सोचने का तरीका अगर आप पकड़ना सीख जाओगे ना, तो आप अगले सवाल सही कर ले जाओगे। आप बस पैटर्न को पकड़ो, मैं सोच कैसे रहा हूँ, मैं अप्रोच क्या ले रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ अप्रोच करते करते क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर।
ठीक है सर, फिगर देखिए, ऐसे कोई पॉइंट चार्ज प्लेस है, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टुवर्ड्स वन ऑफ द चार्ज। अब ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ना, इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया किसी एक चार्ज की तरफ, एंड रिलीज, फिर छोड़ दिया। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। अब अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हो तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे दोबारा मैं फिगर बनाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट चार्ज को मानते हैं इधर हमने डिस्प्लेस किया कुछ एक्स अमाउंट। जब हम इधर डिस्प्लेस करेंगे कुछ एक्स अमाउंट पे, इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा होगा, ये वन मान ले, देखो क्या चेंज करिए, ये वन मान ले, ये टू मान ले, तो ये जो टू वाला है, ये टू वाला फोर्स इस पर इधर लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, एफ टू लगा रहा होगा। ठीक है, और Q1 जो फोर्स है किधर लगाएगा, Q1 लगाएगा बिल्कुल डायरेक्शन में, कितना, F1 लगाएगा। ऑक्सीलेशन होने के लिए क्या चाहिए बेटा, कंडीशन नेसेसरी क्या है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है उसके अपोजिट वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ऐसा वो भी है भी बेटा को, जैसे ही इसको हम हल्का आगे ले जाते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, यहाँ पे ले आके आते हैं इसको हम, जब उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में कम होता है, और जब डिस्टेंस कम होगा तो कूलम्ब लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो F2 का फोर्स है बढ़ जाएगा। अब ये वन से जो डिस्टेंस था स्मॉल क्यू का, जब डिस्प्लेस किया तो बढ़ गया डिस्टेंस, तो वो फोर्स कम हो जाएगा। तो नेट इफेक्टिव फोर्स क्या आया, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट आया, मतलब ये ऑक्सीलेशन कर रहा है, मतलब हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। याद है 9th 11th क्लास के अंदर एसटे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आइए निकालते हैं इसको, कैसे करेंगे। पहले तुम फोर्स का निकालो, मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया ना, चलो फोर्स लिखो। मैं लिखना चाहता हूँ पहले F2 लिखना चाहता हूँ। F2 क्या लिखूंगा, के क्यू क्यू बाई एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या था, क्या डिस्टेंस रह गया, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर रह गया ना। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर माइनस एक्स रह गया ना। अब लिखो F1। F1 क्या होगा बेटा, F1 होगा के क्यू क्यू बाई आर प्लस एक्स हो जाएगा ना यहाँ पर, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, नेट फोर्स की बात करोगे अगर आप, एफ नेट की बात करोगे अगर आप, क्या करोगे, F1 माइन F1 प्लस F2 करोगे, F1 प्लस F2 करोगे। करना क्या पड़ेगा आपको यहाँ पर, उल्टा फोर्स क्या होगा, यहाँ पर करना पड़ेगा F1 क्या है, के क्यू क्यू बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस, उल्टा है ना फोर्स, माइनस के क्यू क्यू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही करना पड़ेगा अपने को। चलो निकालो नेट फोर्स। फोर्स एफ नेट जो होगा, के क्यू क्यू कॉमन निकाल लो, क्या बचता है, तो वन बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचता है, क्या बचता है, माइनस वन बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचता है ना। और क्या आता है आगे, के क्यू क्यू, सॉल्व करो, अगर एलसीएम लोगे, देखो आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, दोनों का स्क्वायर है, ऊपर क्या आएगा, आर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर फिर क्या आएगा, के क्यू क्यू, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो माइनस टू एक्स आर हो जाएगा, माइनस में फिर से टू एक्स आर बाई, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, माइनस ऑफ फोर के क्यू क्यू आर एक्स बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो नेट फोर्स आएगा। अब नेट फोर्स फॉर एसटेम होने के लिए क्या होना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आया है। सिंस एसटेम का कंडीशन क्या है, एफ शुड बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेगेटिव आना चाहिए था, है ना। ये क्या आया, ये पहला क्वेश्चन, एफ शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरा, ये क्या आया, कंडीशन फॉर, अरे कंडीशन फॉर एसटेम, है ना।
अब फर्स्ट टू को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, -4 k q r x आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, है ना, माइनस माइनस गया, ठीक है, यहाँ से एक्स गया, देखो क्या आएगा, ओमेगा जो आएगा कितना आएगा, √4 k q आर बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अगर मैंने बोला दिया था ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था ना, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था ना, मतलब क्या कर सकते हैं, एक्स कैन बी निगलेक्टेड, क्या कर सकते हैं उसको मैं, इसका √4 k q r बाई, अगर तुम एक्स को निगलेक्ट करोगे तो क्या r4 बचेगा ना, r4 बचेगा, r से आ गया r3 बचा, क्या बचा, √4 k q r3, कब, जब x को नेग्लेक्ट कर दिया, है ना, एक्सेस लिखना है, एक्सेस मच मच लेस देन r, नहीं करोगे तो लंबा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओमेगा होता क्या है, सिंस ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम पीरियड बोल सकते हो ना, 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई √ऑफ ओमेगा का उल्टा कर दोगे यहाँ पे, r³ बाई 4 k q, क्या है अपना आंसर, समझ में आया। क्वेश्चन लंबा था, सोल्यूशन पर तरीका आसान था, 11th वाला फिजिक्स लगा अपना, इसलिए मैं वैसा बोलता हूँ 11th का जो क्लास कर रहे हैं बच्चे, उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट 12th में लगते हैं, न्यूमेरिकल दो चार कम सोल्व हो चलेगा, हाँ सॉल्व तो करने हैं, ऐसा नहीं होना कि मैं बोल रहा हूँ तो सॉल्व नहीं करने हैं, सॉल्व करने हैं, बट इनके साथ कॉन्सेप्ट नहीं याद रख पा रहे हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या फायदा, आपसे बनेगा ही नहीं सवाल, और तुम पागल हो रहे हो एक क्वेश्चन के पीछे पीछे, उससे अच्छा है कि उस समय पे जो तुम नहीं बन रहा है तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ लो एक बार, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन लग जाता है, न्यूमेरिकल तो फंसता नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी, ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, आसान सवाल था, इससे हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लेंदी तुम बोल सकते हो, हाँ ठीक है। बस अब यहाँ पर ना इस तरह की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने, जो आप करना और मुझे बताना ऐसे कितना आता है आगे। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जब दो चार्ज किसी दूसरे मीडियम में प्लेस हो। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना कूलम्ब्स लॉ में, वो क्या पढ़ा, चार्ज कहाँ प्लेस है, चार्ज प्लेस है आपका बाहर, वैक्यूम में प्लेस है, एयर में प्लेस है, बट अगर कोई मीडियम में प्लेस है तब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे लगता है ना। मान लीजिए कोई चार्ज है, चार्ज Q1, चार्ज Q2, दोनों के बीच का सिचुएशन कुछ होगा डी। अब इस पे क्या है ना, इस पे कुछ मीडियम क्या है, यहाँ पे ना कोई मीडियम है ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मीडियम का कुछ कांस्टेंट होता है के, ठीक है। इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो देखिए इस कंडीशन में जब भी मीडियम दिया रहेगा ना, मीडियम दिया रहेगा तो आपको ना परमिटिविटी दिया रहता है, इसके तहत फोर्स लिखते हो ना, फोर्स लिखते हो, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है सर, वहां पर तो पहले एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। बट आपको ना सवाल में जनरली एप्सिलॉन नहीं दिया रहता है, आपको दिया रहता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, उस टर्म में ये फॉर्मूला क्या होगा उसको बताना है, ठीक है। देखो तो अब समझते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज फाइंड एज defined as permittivity of a medium of a medium with respect to permittivity of free space, ठीक है, किसी एक मीडियम का परमिटिविटी
फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। मैथमेटिकली कैसे होता है, मैथमेटिकली एप्सिलॉन आर जो है वो होता है ई अपॉन ई नॉट, देयरफॉर हो सकते हो ना, ये होता है मैथमेटिकल। ईयर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ई क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ई नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा बोल सकते हो ना कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई आर इंटू ई नॉट, ऐसा बोल सकते हो। कई बार क्वेश्चन में क्या रहेगा दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तुम बोलते हो कि एप्सिलॉन जो है वो क्या होता है, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के क्या है बेटा, यहाँ पर वेयर के जो है वो क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सिंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का अपना, यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पुट कर देंगे वैल्यू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, याद रहेगा वो, याद रहेगा ये चीज, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखवाना है, नीचे कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन करेंगे अभी हम क्लास में। अरे अरे अंकल, हाँ, तो नीचे करो थोड़ा सा, काफी अच्छा, ठीक, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फोर्स अगर कोई मीडियम लगा रहेगा, इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के दिया रहेगा, तो क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, केवल एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर तुमको मिल जाएगा। ये कौन सा फोर्स निकला, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकला। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है ना, तो उन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज होगा। नेट फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स में, रिजल्टेंट फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्टिंग फोर्स है ना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो वही मैं नोट लिख पा रहा हूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखना है ये वाला पॉइंट। नोट द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, द प्रेजेंस ऑफ मीडियम will only affect the force of interaction between the two charges, but does not affect the resultant force on them। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दो चार्ज के बीच अगर मीडियम भरा हुआ है तो केवल इंटरेक्शन फोर्स चेंज होगा, रिजल्टेंट फोर्स चेंज नहीं होगा, याद रहेगा। अब एक सवाल देखो इस पे, टू पॉइंट चार्जेस आर इंटरेक्टिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, दो कोई पॉइंट चार्जेस सर, दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स दिया रखा है 20 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस, जब कहाँ है वो, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। ठीक, मान ले चार्ज Q1, चार्ज Q2, कुछ डिस्टेंस यहाँ पर होगा R। अब यहाँ पर दोनों के बीच का फोर्स क्या दिया रखा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दिया रखा है 20 न्यूटन। जब ये फ्री स्पेस में, नाउ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब इसको क्या कर दिया है, प्लेस कहाँ कर दिया, इसको प्लेस कर दिया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया बीच में हमने, ऑफ मीडियम के इज इक्वल टू 5। तो कैलकुलेट द न्यू इंटरेक्शन फोर्स। अरे सिंपल सवाल, मैंने अभी जस्ट लिखा है ना रिजल्टेंट में, कि दो चार्ज के बीच में मीडियम आएगा तो उसके बीच का, सॉरी उल्टा लिखा दिया मैंने, हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या अफेक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये उल्टा लिखा दिया मैंने, तो मीडियम विल ओनली अफेक्ट द, प्रेजेंस ऑफ मीडियम विल ओनली अफेक्ट रिजल्टेंट फोर्स। ये थोड़ा उल्टा लिखा दिया बेटा, करेक्शन कर लो एक बार। मैंने क्या बोला था कि इंटरेक्शन फोर्स था, उल्टा बोल दिया। जो प्रेजेंस ऑफ मीडियम है ना, दो मीडियम अगर प्रेजेंस है, तो किसी मीडियम प्रेजेंस है दो चार्ज के बीच का, तो ओनली इफेक्ट करेगा ये रिजल्टेंट फोर्स को। इसको रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन दो चार्ज, लेकिन डज नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन फोर्स। लेकिन इंटरेक्शन फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा उल्टा बोल दिया बोलते बोलते मैं, फ्लो फ्लो में। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान देना भी, कि अगर कोई दो चार्ज के बीच मीडियम प्रेजेंट है, तो वो केवल मीडियम प्रेजेंट है तो केवल रिजल्टेंट फोर्स को अफेक्ट करेगा।
दोनों चार्ज के बीच का इंटरेक्शन फोर्स को चेंज नहीं कर सकता। ध्यान रहेगा? अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, याद रहेगा? ठीक है, चलिए यहाँ पर तो क्या है मेरा यहाँ पर कैलकुलेट करना है अपने को नया इंटरेक्शन फोर्स। हमने बताया ना अभी कि मीडियम केवल रिजल्टेंट फोर्स को चेंज करता है, इंटरेक्शन को चेंज नहीं करता है। देयरफॉर जो एफ न्यू जो होगा वो बिल्कुल एफ ओल्ड के बराबर होगा, जो कि 20 न्यूटन के बराबर था। आंसर। इस तरह के फालतू फालतू सवाल आते हैं, है ना? ठीक है, एकदम सिंपल। हाँ, पॉइंट उल्टा याद रहेगा, जैसे भी देखो तो कंफ्यूजन हो गया था बोलते बोलते, बस हाँ क्वेश्चन पढ़ के याद आ गया। तो ऐसे आपको याद रहेगा ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ उल्टा लगेगा, कुछ उल्टा बोलोगे तो ध्यान आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ते हैं आगे। एयर इक्विवेलेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए एयर इक्विवेलेंट, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ना अभी कोई दो चार्जेस है, ये समझना बड़ा काम का चीज है। चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा? कुछ डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस d है। और ये कहाँ रखा हुआ है? इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है। ये कहाँ है बीच में? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखा हुआ है। ठीक, इस दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा, कितना? F इज इक्वल टू लग रहा होगा के, नहीं 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर। यही लग रहा होगा इन दोनों के बीच का फोर्स। ठीक है, पहला। हम क्या चाहते हैं कि अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम रहे, लेकिन बीच में क्या रहे, बीच में कोई मीडियम ना रहे, उसके लिए ये डिस्टेंस d क्या हो। बात समझ में आ रहा है? हम क्या चाहते हैं कि अब इसी चार्ज को हम क्या करें, कहीं प्लेस करें। ध्यान रखें, जैसे ये चार्ज रहे, चार्ज सेम बट मीडियम डिफरेंट। ठीक है, ये था इन अ मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक ये क्या कर रहा हूं मैं, इन फ्री स्पेस। मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों चार्ज के से लगने वाला जो फोर्स है ना एफ, वो उतना ही लगे जो इस मीडियम में लग रहा था। ये फोर्स को लगाने के लिए अब चार्ज सेम रहेगा, मीडियम अलग करोगे तो क्या चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। इस फोर्स को सेम रखने के लिए हम कितना दूरी पर रखें ताकि फोर्स क्या लगे, सेम लगे, वो हमें निकालना है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एयर इक्विवेलेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक। जब डायलेक्ट्रिक होता है, अगर तुम वहां पर एयर रहता तो कितना दूरी पर रखा होता चार्ज की फोर्स सेम लगे, इसको बोलते हैं एयर इक्विवेलेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक। क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर यूजिंग वन एंड टू, यूजिंग वन एंड टू, बोल सकते हैं ना 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई टी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई टी डैश का स्क्वायर। जो करेगा उसको काट दीजिए, Q1 Q2 मिल जाएगा। देखो क्या आ गया, डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया के टाइम्स ऑफ d1 का स्क्वायर, और डी डैश इज इक्वल टू d1 रूट के, है ना? d1 रूट के आ गया ना। ठीक है, मतलब अगर हम जो चार्ज रखा है ना Q1 Q2 डिस्टेंस d पे, उसको उसको d रूट के पे रखे, कहाँ रखे, एक मिनट क्या हो गया, ठीक है ना, उसको हम d रूट के पे रखे, d रूट के डिस्टेंस पे रखे, जो फोर्स उस मीडियम में लग रहा था ना उतना ही फोर्स लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर इक्विवेलेंट। अब सर ये क्यों पढ़ाया, इसका भी काम आएगा। देखो कई बार क्या होता है ना, अब तो मैंने फुल फिलिंग किया था, कई बार क्या करते हैं ना, कोई दो चार्जेस हैं, चार्ज Q1 यहाँ पर, चार्ज Q1 चार्ज Q2। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, कुछ मान लेते डी डिस्टेंस है। और बीच में क्या किया ना बाबू, थिकनेस P का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज कर दिया। ठीक है,
इस पूरे के बीच का डिस्टेंस क्या था, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या था, T था। बट बीच में T से क्या कर दिया हमने, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब घुसा दिया। डायलेक्ट्रिक स्लैब, अच्छा डायलेक्ट्रिक स्लैब में जो के है ना, के याद रखना, अगर कंडक्टर हुआ ना तो के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, अगर कोई अच्छा इंसुलेटर हुआ तो 1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से के का वैल्यू चेंज हो रहा होता है। कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में काम देता है हमेशा, बाकी में तो कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट, तो अगर इस तरीके से एक डायलेक्ट्रिक स्लैब घुसा दिया है, उस कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा होगा इन दोनों के बीच में। अब पूरा भरा हुआ तो आसान था, बट पीछे भरा हुआ है, तो देखना मैं लिखता हूँ सामने, आपके सामने फोर्स, बहुत आसान है फोर्स लिखना। एफ जो होगा दोनों के बीच में लग रहा होगा, जो आपका फोर्स लगा होगा इन दोनों के बीच में, इंटरेक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, 1 बाई, क्या कर ले, के Q1 Q2 बाई, कितने डिस्टेंस पे ये डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो डी माइनस टी पे ये स्लैब नहीं है, डी माइनस टी तक फ्री स्पेस है ना। अच्छा, टी पर आया है कुछ डायलेक्ट्रिक स्लैब, इसका अगर तुम निकालोगे एयर इक्विवेलेंट, अगर ये डायलेक्ट्रिक स्लैब हटाते हैं हम और रखते हैं हवा में ही, तो कितना दूरी होना चाहिए, तो वो टी रूट के होना चाहिए, तो प्लस टी रूट के। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये किस लिए फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है जब तुमने दो चार्ज के बीच में एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियल फिलिंग, कैसे बोलते हैं, पार्शियल फिलिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक, बीच में एक ऐसा मीडियम रख दिया जिसका कुछ डायलेक्ट्रिक कुछ दिया रखा है, ठीक है, वो थिक उसका थिकनेस दिया रखा है, उस कंडीशन में दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, डी माइनस टी प्लस टी, रूट के नीचे चेंज हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब तो फिर। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखा रहा हूँ ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना बेटा, वो सब जो कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर, वो फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इसीलिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अच्छा, अब अपने आ गए हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की तरफ। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ लिया हमने, वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए देखो क्या करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, दो चार्ज देने वाले हैं, जैसा एज्यूम करते हैं हम, ये एक्स ये वाई, ये ओरिजिन आपका, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पर कहीं रखा है मान ले, और एक मान ले कहीं यहाँ रखा है, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ मैं क्यू ए, बोल रहा हूँ मैं क्यू बी, ठीक। अब ऑरिजिन से इस चार्ज क्यू ए का जो मैं पोजीशन मानने वाला हूँ ना, ये मानने वाला हूँ आर ए, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर ए। सिमिलरली ऑरिजिन से ये जो चार्ज बी का पोजीशन वेक्टर है ना, तो मानूंगा मैं आर बी वेक्टर, ठीक है। अब दोनों चार्ज रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों चार्ज आपस में इंटरेक्शन करना चाह रहे होंगे, है ना, तो ये चार्ज कुछ ये चार्ज इंटरेक्शन करना चाह रहा होगा दूसरे से, और क्यूबी जो है इस पे कुछ एक फोर्स लगा रहा होगा दिस पाथ, कितना, एफ ऑफ बी, एफ ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। सिमिलरली जो ए चार्ज है, कोई बी फोर्स लगाएगा इधर, ये कितना लगेगा, एफ ऑन बी ड्यू टू ए, इसे लगाएगा। एक बात याद रखना, कूलम्ब्स लॉ ना अपने न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी जितना फोर्स लगा रहा है, तो वो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, उस तरीके से न्यूटन का फॉलो करता है अपना कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। खैर, तो ये फोर्स लगाया, अब हमको यही फोर्स निकालना है कि इसमें वेक्टर फॉर्म में, फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो लेट दिस डिस्टेंस बी आर वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर वेक्टर, ठीक है। हम पहले निकालना चाह रहे हैं, हम मान लो निकालना चाह रहे हैं एफ ए बी, अगर मैं एफ ए बी वेक्टर निकाल दूं, तो एफ बी क्या होगा, उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, इक्वल अपोजिट होता है। एफ ए बी वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, एफ ए बी में जो वेक्टर लोगे वो ये वेक्टर लोगे, है ना। तो एफ ए बी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू ए इंटू चार्ज क्यू बी बाई मॉड का आर क्या करना पड़ेगा ना, मॉड वेक्टर आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करो, किसी भी चीज को अगर मुझे डायरेक्शन देना तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका,
आर का मतलब आर के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इसका वेक्टर लॉ, इक्विवेलेंस लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो मुझे ये आर कैप लिखना सीखना है, आर वेक्टर क्या होगा, आर कैप क्या होगा लिखना सीखना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये नाम दे दो ना, ओ दे दो, इसको बोल दो ये बी है और ये बोल दो ये ए है। ट्राइंगल ओ ए बी में ध्यान से देखो, मैं ट्राइंगल लॉ से लगा सकता हूँ ना, बाई ट्राइंगल लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं बोल सकता हूँ ना आर बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर। देखो हेड टेल कॉम्बिनेशन है, हेड टेल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले के टेल से फाइनल के हेड तक जो जोड़ोगे वो रिजल्ट देता है, तो आर ए वेक्टर होगा। देयरफॉर जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर होगा। इसी को आप पुट कर देंगे हम, है ना। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू ए इंटू चार्ज क्यू बी बाई मॉड ऑफ आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू आर कैप। याद है यूनिट वेक्टर अलग से निकलता है, अगर नहीं याद है बता रहा हूं मैं, किसी वेक्टर का अगर निकालना है ना, आर कैप निकालना है तो क्या करते हो तुम, उस वेक्टर को उसके रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो सॉरी, तो वेक्टर को उसके रिजल्ट से डिवाइड करते हो तो क्या निकलता है उसका, यूनिट वेक्टर निकलता है। मतलब क्या करूंगा मैं आर कैप के लिए, यहाँ पर वेक्टर आर ए माइनस आर बी बाई मॉड ऑफ आर ए माइनस आर बी करूंगा मैं। ठीक है यहाँ तक, ये क्या निकला, फोर्स ए बी इन वेक्टर फॉर्म। और इसमें लिख सकता हूँ ना इसको, और इसको लेता हूँ साफ साफ लिखो, एफ ए बी जो है क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी बाई, ये स्क्वायर इंटू एक और है ना, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या निकला, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। पॉइंट टू बी नोटेड, एफ ए बी निकालना था तो आर ए माइनस आर बी क्या है, एफ बी ए निकालना होगा तो आर बी माइनस आर ए कर देंगे, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो। और एफ बी ए अगर निकालना चाहिए तुमको, एन एफ बी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर है क्या। तो ऐसे जो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा ना इस कोर्स को, उसको बोलते हैं कूलम्ब फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, सिंपल एकदम, पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करके बना दिया, बहुत सिंपल प्रूव हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, है ना। सवाल देखो क्या दिया रहता है अपने को। सवाल बोल रहा है, if a charge q1 is 10 coulomb is placed at x1 2 3 4 next to, and q2 of 20 coulomb is placed at x2 3 4 6, find the force of attraction between the two in vector form। वेक्टर फॉर्म में आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछे, सबसे पहले तो x1 वेक्टर लिखो तुम, ठीक है, तो क्या होगा, होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सिमिलरली x2 वेक्टर का हो जाएगा, मतलब मैं बेसिकली पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ, ये होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है, बोलो ऐसा पूछ रहा है, f1 f21 पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा पूछना चाहिए, ये f21 पूछ रहा है, f21 बेसिकली तुमसे पूछना चाह रहा है, ठीक। तो देयरफॉर f21 अगर मान लो निकालना है अपने को तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई, क्या बोला था मैंने, f21 है तो x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर बाई x2 वेक्टर बाई माइनस x1 वेक्टर का मॉड का क्यूब, यही करेंगे। याद है, याद है, ये बताया था ना फॉर्मूला, पुट कर दो पहले। अच्छा पहले निकाल लो यहाँ से, सिंस x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर कितना होगा बेटा, देखो 3 - 2 1 आई कैप होगा प्लस जे कैप होगा प्लस 2 ई कैप होगा, ठीक है, ये होगा ना, सही है, ये में से 4 मार्क्स हो गए। चलो देयरफॉर तो f21 वेक्टर, क्या मैं बस फॉर्मूला पुटिंग कर रहा हूँ, देखो ना, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुटिंग कर देना है, एकदम आसान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पुट करो, 9 × 10⁻⁹
Q1 इज कितना था, Q1 बेटा 10 और 20 था ना, तो 10 इंटू 20 इंटू, ये तो फॉर्मूला से इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1, मतलब मॉड ऑफ R2 माइनस R1 कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी इसका आंसर आएगा उसका होल क्यूब करना है, सॉल्व कर दो क्या आएगा। therefore x21 क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना ये 9 से 18, 18 इंटू 10 रेज टू 9 10 11 आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई, हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 4 6 4 2 6 6 हो जाएगा ना, तो रूट 6 का क्यूब हो जाएगा ना, मतलब 6 6 रूट 6 हो जाएगा ना, ठीक है 6 रूट 6 हो जाएगा ना, ये चीज क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुटिंग कर दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत, देख लो एक बार सोल्यूशन दोबारा से, तो खुद से करो, मतलब बेसिकली तुम अगर जब लेक्चर अटेंड करते हो ना तो कॉपी पेन रखो, खुद से करो, आपको समझ में आएगा, जब खुद से करोगे, देखने से क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता बेटा, करने से आता है, आप करोगे तो आपको आएगा, आप प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, अच्छे एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम के लिए, तो करना सीखो, मेहनत करो भाई, आलसी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, होमवर्क क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको, ठीक। हार मत मानना, कई बार ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन दिया है ना मैंने होमवर्क, मैंने ऐसा पाया है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं पहले पूछ दूं बच्चों से, तो बच्चे बोलते सर पता नहीं क्या ही पूछ दिया, बनता ही नहीं, आसान क्वेश्चन है, हार मत मानना, तो लगे रहना, लेंदी हो सकता है बट हार मत मानना, बन जाएगा आराम से। चलो आगे, अब एक लास्ट टॉपिक अपना है, कि ये तो पॉइंट चार्ज के लिए बात कर दिया सर, व्हाट इफ एक एक्सटेंडेड चार्ज हो, यूनिफॉर्म चार्ज सिस्टम हो, उसमें भी तो फोर्स लगेगा ना, मान लीजिए स्टाइलस है, इस स्टाइलस से पूरा चार्ज लगा हुआ है, पूरा स्टाइलस पूरा चार्ज हो चुका है, यहाँ एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, स्टाइलस से चार्ज पे फोर्स लगाएगा, चार्ज स्टाइलस से फोर्स लगाएगा ना, कितना लगाएगा, कैसे निकालेंगे, वो निकालना, और देखो वो समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है, अब बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल क्या है, पढ़ो। A positive charge Q is uniformly distributed on a rod of length L. A point charge is placed at a distance R from the rod. Calculate the force of interaction between the two. एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड है आर डिस्टेंस तक, किससे, रॉड से, रॉड ऑफ लेंथ कितना, रॉड ऑफ लेंथ कितना है, एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, इस पर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर मुझे निकालना है टोटल फोर्स इन दोनों के बीच कितना लग रहा होगा, कैसे निकालेंगे सर। अब इस सवाल का सोल्यूशन ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूँ के लिए, ठीक है, पहला सवाल मैं कर रहा हूँ सवाल के लिए, एक क्वेश्चन में दिया था, हम क्या करेंगे ना, यहाँ चार्ज क्यू से ना, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ना, डीएक्स थिकनेस का कितना, डीएक्स थिकनेस का, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे इस पे, ठीक है, इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज इस पे होगा dq चार्ज होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस dq और q के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल के इसको इंटीग्रेट कर दूं यहाँ पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो टोटल फोर्स निकल जाएगा ना, मैं बिल्कुल वही करने वाला हूँ, ठीक है, तो वही करूंगा, देखो फोर्स लिखेंगे ना हम, सबसे पहले लिखो dq क्या होगा, अगर मैं dq लिखना चाहूँ, या चलो पहले फोर्स लिखते हैं, फोर्स लिखना चाहूँ अगर मैं, फोर्स होगा df, स्मॉल फोर्स होगा df, वो क्या होगा, k q dq बाई एक्स स्क्वायर करोगे फोर्स के लिए, तुम यही करोगे ना, अच्छा, यहाँ पर dq क्या होगा, वेयर dq जो है ये क्या होगा, स्मॉल चार्ज है, तो dq को मैं ले सकता हूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ l इंटू लेंथ dx, चार्ज बाई लेंथ में अगर लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा, चार्ज बाई लेंथ में लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा, देखो वही क्या है dq पे, therefore बोल सकता हूँ मैं df इज इक्वल टू k q इंटू q dx बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट को कहां से कहां तक करना है, हमें हर एक यहाँ आर डिस्टेंस से आर प्लस एल डिस्टेंस तक हर एक एलिमेंट फोर्स लगा रहा होगा, उस हर एक एलिमेंट को जोड़ना है, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन लगाएंगे, जीरो से लेकर एफिनिट तक, है ना, और यहाँ पे क्या कैसे क्या लगाएंगे, आर से लेकर आर प्लस एल तक, लिमिट समझ में आया कैसे लिया, आर आर पर जो आर डिस्टेंस है उसमें पहला एलिमेंट है, और आर प्लस एल पे लास्ट एलिमेंट है ना, ऐसे ही, therefore इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, एफिनिट आ जाएगा यहाँ पे,
ये क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर प्लस एल तक। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, 1/x² का याद है इंटीग्रेशन, यहाँ लगेगा फॉर्मूला ये वाला एक्स रेस टू एन वाला, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/x रेस टू माइनस 2/dx, आर से आर प्लस एल तक। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है याद है, एक्स रेस टू का फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, वही क्या है ना, देखो एक्स रेस टू एन प्लस वन माइनस 2+1/-2+1, ठीक है, कहाँ से, आर से आर प्लस एल तक, कितना आ जाएगा ये, के क्यू बाई एल इंटू कितना आ जाएगा, एक्स रेस टू -1/-1 -1/x आ जाएगा, आर से आर प्लस एल तक, और डेफिनेट बोल सकते हैं ना, माइनस साइन बाहर ले ले, माइनस के क्यू बाई एल पुट कर दे, क्या करते हैं एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r प्लस एल माइनस 1/r, सॉल्व कर, माइनस के क्यू बाई एल हो जाएगा r माइनस एल बाई आर प्लस एल इंटू आर, आर से आर गया, ठीक है, क्या बच गया सर, डेफिनेट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एक माइनस यहाँ एक माइनस अंदर, तो हो जाएगा के क्यू एल बाई आर इंटू आर प्लस एल, ये क्या आ गया, ये आ गया नेट फोर्स किसी के बीच का, पॉइंट चार्ज और इस रॉड के बीच का, समझ में आया, कंटिन्यूस सिस्टम रहेगा तो डरना नहीं है, कंटिन्यूस सिस्टम में डरना नहीं है, क्या करना है आपको, पेशेंस के साथ स्मॉल एलिमेंट लेना है और जोड़ देना है, मतलब इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपल सी बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा क्या करोगे, कमेंट करोगे बेटा, और क्या करोगे, है ना, तभी तो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक बात समझ में आपको आ रही होगी। ये दो क्वेश्चन दिए हैं, अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने, जो आपको सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं, नहीं आएगा मुझे पूछना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप डाल दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन कमेंट करोगे पूछोगे तो बताऊंगा, ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। कूलम्स लॉ का इतना ही पार्ट आज मैं रखता हूँ, इतना ही पर लेक्चर खत्म करते हैं। सब कुछ अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, जिन बच्चों का एक चैप्टर छूटा है या अच्छे से समझ में है तुमको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो देख पाए, उनको समझ में आ पाए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।